प्रिय भैया बहन सादर नमन। पिछले वीडियो में हमने उपभोक्ता संतुलन के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त की थी। उपभोक्ता संतुलन क्या है? तो उपभोक्ता अपनी पूरी आय पर अपनी अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर लेना चाहता है, तब वह संतुलन की स्थिति में होता है। ऐसा हम लोगों ने सीखा था। उपभोक्ता संतुलन की जो मान्यताएं होती हैं वो उपयोगिता विवेकशील प्राणी होता है। जो उपभोक्ता होता है वो विवेकशील प्राणी होता है, ऐसा माना जाता है। क्योंकि उपयोगिता जो होती है उसकी गणना संख्यात्मक रूप में की जा सकती है। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर होती है। एक वस्तु की उपयोगिता उसकी कीमत और वस्तु से प्राप्त होने वाली उपयोगिता पर ही निर्भर करती है। बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। ऐसा हमने सीखा था कि उपभोक्ता संतुलन की जो मान्यताएं किन किन चीज़ों पर आधारित होती हैं। फिर हम देखे थे कि उपयोगिता विश्लेषण के साथ उपभोक्ता संतुलन का निर्धारण किन पर किया जाता है। तो ये दो दशाओं में निर्धारित किया जाता है, एक वस्तु के संदर्भ में और दो वस्तुओं के संदर्भ में। ऐसा हमने देखा था। उपभोक्ता संतुलन एक वस्तु के संदर्भ में जिसमें उपभोक्ता अपने व्यय करने के ढंग में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहता, यह निश्चित ही उपभोक्ता की अधिकतम संतुष्टि का वह बिंदु है जहां उपभोक्ता को प्राप्त होने वाली वस्तु की सीमांत उपयोगिता उसके द्वारा किए जाने वाले सीमांत त्याग के बराबर होता है। उपभोग की जाने वाली वस्तु की इकाइयां जो हैं वो हमने देखा था कि निम्न दो तत्वों पर निर्भर करती हैं। पहला है वस्तु की कीमत और दूसरा है वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता मुद्रा के रूप में ये बराबर होती है सीमांत उपयोगिता बटे 1 रुपये की सीमांत उपयोगिता। फिर मुद्रा की सीमांत उपयोगिता जो होती है वो यह उल्लेखनीय है कि 1 रुपया यहाँ मुद्रा की इकाई के रूप में प्रयोग किया गया है। इसमें साम्य बिंदु का पता लगाने के लिए यहाँ हम MUM मार्जिनल यूनिट ऑफ मनी को मापने हेतु एक मौद्रिक पैमाने के रूप में उसका उपयोग करते हैं, जहां यह स्थिर माना जाता है कि वस्तु की सीमांत उपयोगिता बराबर होता है चुकाई गई कीमत। एक उपभोक्ता असाम्य की स्थिति में रहेगा जब सीमांत उपयोगिता चुकाई गई कीमत से अधिक हो, और जब सीमांत उपयोगिता चुकाई गई कीमत से कम हो, तो ये दोनों स्थितियों में वो असाम्य की स्थिति में रहता है। फिर हमने देखा था कि उपभोक्ता संतुलन के अतिरिक्त इसमें दो दशाएं और हो सकती हैं। पहली दशा है जब सीमांत उपयोगिता चुकाई गई कीमत से अधिक हो। इस स्थिति में चुकाई गई कीमत की तुलना में अधिक संतुष्टि प्राप्त होती है। ऐसे में उपभोक्ता को बचत होती है। वास्तव में चुकाई गई राशि की तुलना में वस्तु से प्राप्त होने वाली अतिरिक्त उपयोगिता ही उपभोक्ता की बचत कहलाती है। यानी जो उपभोक्ता बचत करता है और जो बचत के बाद उसमें जो चुकाई गई जो तुलना है, राशि की तुलना जो हम करते हैं, वही उपभोक्ता की बचत कहलाती है। जब सीमांत उपयोगिता चुकाई गई कीमत से कम हो, जो सीमांत उपयोगिता है जो हमने धन लगाया उसके अनुरूप हमें उसका लाभ प्राप्त नहीं हुआ, तो ऐसे में उपभोक्ता वस्तु का उपभोग करना क्या करता है, बंद कर देता है। जब उसे नुकसान होने लगता है, घाटा आने लगता है, तो वह उसका उपभोग करना बंद कर देता है। उपभोक्ता का संतुलन ये दो वस्तुओं के संदर्भ में अभी हमने देखा, एक वस्तु के संदर्भ में, अब देखते हैं दो वस्तुओं के संदर्भ में। तो दैनिक जीवन में व्यवहार जो होता है तो व्यक्ति एक साथ कई वस्तुओं का उपभोग करता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि दो वस्तुएं
उपभोक्ता की पसंद और रुचि बाजार में उपलब्ध जो वैकल्पिक वस्तुएं होती हैं वो उसकी प्राथमिकता पर निर्भर करती है। जैसे एक वस्तु को दूसरी वस्तु से स्थानापन्न करने का यह क्रम तब तक चलता है जब तक कि मुद्रा की इकाई से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता समान नहीं हो जाती। ऐसी स्थिति में सम सीमांत उपयोगिता नियम क्रियाशील होता है। दो वस्तुओं की दशा में उपभोक्ता संतुलन निम्न समीकरण के द्वारा करता है। MU(x) अपान PX इक्वल टू MU(y) अपान PY इक्वल टू MU(m), जहाँ पर MU(x) और MU(y) जो हैं ये दो प्रकार की वस्तुएं हो गई। PX और PY दोनों वस्तुओं का मूल्य हो गया, कीमत हो गई, और MU(m) मुद्रा की सीमांत उपयोगिता है। अर्थात जहाँ पर जिस वस्तु से उसे अधिकतम उस वस्तु का अधिकतम उपयोग करता है, यानी जो कीमत लगाता है उससे अधिक वह लाभ प्राप्त कर पाता है, वह उसकी सीमांत उपयोगिता निर्भर करती है। अब सीमांत उपयोगिता नियम क्या है? सीमांत उपयोगिता नियम ये कहता है कि जब वस्तु की इकाई बढ़ने पर उपभोक्ता अपने उपभोग में सबसे पहले उस वस्तु को लेगा जिससे उसे अधिकतम संतुष्टि मिलती है। कोई भी उपभोक्ता होगा पहले उसे वो अपनाएगा जिसे अधिकतम संतुष्टि मिलती है। आवश्यकता की तीव्रता के आधार पर वह विभिन्न वस्तुओं से प्राप्त होने वाली अधिकतम उपयोगिता का पता लगाता रहता है। इसके फलस्वरूप वह कम उपयोगिता देने वाली वस्तु का अधिकतम उपयोगिता देने वाली वस्तु से प्रतिस्थापन करता रहता है। अंत में जब ऐसी स्थिति आ जाती है कि प्रत्येक वस्तु की सीमांत इकाई की उपयोगिता समान अथवा लगभग समान हो जाती है तो प्रतिस्थापन का कार्य समाप्त मान लिया जाता है। सरल शब्दों में अगर हम उसे कहें कि सम सीमांत उपयोगिता नियम के अनुसार उपभोक्ता विभिन्न वस्तुओं पर अपने व्यय को इस प्रकार से व्यवस्थित कर देता है कि प्रत्येक दशा में व्यय की अंतिम इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता जो होती है समान रहे और अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करने में सफल रहे। उपभोक्ता के उपभोग के क्षेत्र में अधिकतम संतुष्टि का नियम, उपभोग का नियम, उदासीनता का नियम और सभी नामों से जाना जाता है। सिद्धांत की व्याख्या क्या है? जब उपभोग वस्तु की कीमतें एक समान हो, जब उपभोग वस्तुओं की कीमतें अलग अलग। दो स्थिति में है कि दोनों की कीमत समान हो या तो दोनों की कीमत असमान हो। जैसे हम बाजार जाते हैं, वहाँ सेव और आम, सेव या केला कोई भी देखते हैं पर 12 रुपये व्यय करने को तैयार है। उपभोक्ता की आय स्थिर है, आय हमारी जो है वो 12 रुपये है। उस स्थिति में दो वस्तुओं के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु के प्रति प्राथमिकता देंगे। ए और बी दोनों वस्तुओं की कीमत निम्नानुसार हम क्रय कर सकते हैं। पहला समूह में एक तो सीमांत उपयोगिता 100 ए वस्तु की हो गई। ए वस्तु मान लीजिए सेव है तो उसकी 100 है, तो बी वस्तु की 80 है। दूसरी इकाई में 80 आम की है, सेव की है, तो 40 केले की है। तो इस तरह हम देखते हैं कि वस्तु की सीमांत उपयोगिता ए वस्तु की और बी वस्तु की अपेक्षा निरंतर दोनों घटती हुई प्रतीत होती जाती हैं। प्रथम स्थिति में ए 2 रुपये और बी 2 रुपये है। द्वितीय स्थिति में ए 2 रुपये और बी 1 रुपये की स्थिति में है। तो इस प्रकार से हमारे पास जो रुपया है, मान लीजिए 100 रुपये हैं, अब वो 1-1 रुपये का मिल रहा है तो उसको हम कम खरीदेंगे, उसको
अधिक खरीदेंगे। यानी जितने भी वस्तुएं होंगी, प्रथम वस्तु की स्थिति में और द्वितीय वस्तु की स्थिति में परिवर्तन आता है जब उपभोग वस्तुओं की कीमत समान हो, और असमान होने पर अलग अलग परिवर्तन होता है। प्रथम स्थिति में संतुष्टि हम देखते हैं कि 40 सेव 40 केला खरीदने हैं। द्वितीय स्थिति में 40 केले 40 सेव और 20 केले खरीदते हैं। तो इस स्थिति में इकाइयां जो हैं लगातार दोनों के मूल्य अलग अलग होने की स्थिति में परिवर्तित होती रहती हैं। तो इसमें इसका विश्लेषण ये है कि जब तक उपभोक्ता अधिक इकाई खरीदेगा और वस्तु दूसरी जो होगी उसको कम करेगा, और जब मूल्य अलग अलग होंगे, समान होंगे, तो वह सम स्थिति में दोनों को ले सकता है, या तो एक वस्तु का त्याग करके दूसरी वस्तु को पूर्णतः उपयोग करेगा। फिर अगला है क्रमवाचक उपयोगिता। क्रमवाचक उपयोगिता, जैसे हमारे पास अगर मान लीजिए पुरानी साइकिल है और उस पुरानी साइकिल के बाद नई साइकिल आ जाती है, तो अधिकांशतः हम नई साइकिल का उपयोग करना चाहते हैं, तो जो दूसरे क्रम की वस्तु है उसका उपभोग बढ़ जाता है, और जो पहले क्रम की वस्तु है उसका उपभोग निरंतर घटता जाता है। इसको हम उदासीनता वक्र के माध्यम से समझेंगे। वक्र यानी रेखा, चित्र। तो हम ये देखते हैं कि विश्लेषण की अवधारणा में क्रमवाचक दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए व्यवहार का अध्ययन उपभोग की गई इकाइयों के संदर्भ में करने के बजाय उसकी वरीयता के क्रम में किया जाता है। उदासीनता वक्र जो है वो दो वस्तुओं के बीच संयोग के संबंध को व्यवस्थित प्रदर्शित करता है। उदासीनता वक्र जिसका प्रत्येक बिंदु दो वस्तुओं x और y कोई भी वस्तु हो गई उनमें समान संतोषप्रद है, तो उदासीनता वक्र नीचे की ओर ढलते वक्र के रूप में होगा। लंब अक्ष की क्षैतिज अक्ष तक ऊपर से नीचे एवं बाएं से दाएं झुका हुआ रहता है। इस वक्र को ऋणात्मक ढाल भी कहते हैं। यह मूल बिंदु के उन्नतोदर होता है। जो मूल बिंदु होता है, जो ये मूल बिंदु होता है, उससे उठता हुआ प्रतीत उन्नतोदर ऊपर की ओर होता जाता है, तो ये उन्नतोदर की स्थिति कहलाती है। दो या अधिक वस्तु के समान संतोषप्रद संयोग की अनुसूची ही उदासीनता अनुसूची या तटस्थता तालिका है, एवं उदासीनता अनुसूची का बिंदु रेखी प्रदर्शन ही उदासीनता वक्र कहलाता है। इस उदासीनता वक्र की जो मान्यताएं हैं वो इसके अंतर्गत यह माना जाता है कि उपभोक्ता विवेकशील है और वह अपनी सीमित आय से अधिकतम संतुष्टि पाने का प्रयत्न करता है। उपभोक्ता दो वस्तुओं के संयोग में से उस संयोग को वरीयता देता है जिसमें उसे अधिक उपभोग या संतोष प्राप्त हो। जैसे बंडल ए 10 सेव और 9 संतरे, बंडल बी 10 सेव 8 संतरे। तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता क्या करेगा? जिसमें अधिक वस्तुएं हैं, 10 सेव और 9 संतरे, यानी 19 नग वस्तुएं मिल रही हैं। दूसरी स्थिति में 10 और 8 18 वस्तुएं मिल रही हैं, तो वो क्या करेगा? वस्तुओं की एवं उपभोक्ता की आय दी रहती है कि उसके पास निर्धारित राशि इतनी ही है, तो वह उसके जितने ग्रुप हो सकते हैं उनमें से जो अधिकतम ग्रुप होगा उसी का वह क्रय करना चाहता है। उपभोक्ता की आदत, फैशन एवं मानसिक स्थिति में परिवर्तन नहीं होना चाहिए।
अगर उसकी मानसिक स्थिति में परिवर्तन हो गया तो वह नवीन वस्तु की ओर सदैव अग्रसर होता है। इसलिए उदासीनता वक्र सदैव ये दिखाता है कि उपभोक्ता जो है उसके फैशन, उसकी आदत और उसकी आय में अगर परिवर्तन हो गया तो फिर वह उदासीनता वक्र स्पष्ट नहीं कर पाता, उसमें सही स्थिति का पता नहीं लग पाता है। उदासीनता वक्र दृष्टिकोण की विशेषता ये पहली है, उदासीनता वक्र की ढाल नीचे की ओर गिरती है। जब ढाल ऋणात्मक यानी उपभोक्ता की संतुष्टि ऋणात्मक हो जाए, कम होने लगे, उस वस्तु से उसकी उपयोगिता कम समझ में आने लगे तो वह धीरे धीरे गिरती हुई प्रतीत होती है। तब उदासीनता वक्र नीचे की ओर या नतोदर होता है। उदासीनता वक्र अक्षों के मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होता है। उन्नतोदर यानी ऊपर की ओर। उदासीनता वक्र अक्षों के मूल अक्ष हो गया जीरो और जीरो के प्रति उन्नतोदर, जीरो से ऊपर की ओर उठता हुआ, जैसे यहाँ पर ये जीरो से ऊपर की ओर उठता हुआ प्रतीत हो रहा है, ये ऊपर की ओर वक्र जाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये उन्नतोदर की स्थिति होती है। उदासीनता वक्र एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। उदासीनता वक्र जो होती है वो एक दूसरे को कभी काटती नहीं, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है कि ये जो कटी हुई है ये इस तरह की आपस में कभी काटती नहीं है। प्रत्येक ऊंचा उदासीनता वक्र संतुष्टि के उच्च स्तर को दर्शाता है। ये सदैव उच्च स्तर को प्रदर्शित करता जाता है। उदासीनता वक्र अगर हमारी जो वस्तु की उपभोग की स्थिति है वो बढ़ती जाती है, आय बढ़ती जाती है, तो वह अपना स्थान बदल करके और उसी स्थिति में आगे की ओर बढ़ती जाती है, जैसे यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। उदासीनता वक्र यक्ष अक्ष अथवा वाई अक्ष को कभी भी स्पर्श नहीं करती। जिस प्रकार से यक्ष अक्ष और वाई अक्ष को यहाँ पर स्पर्श करके दिखाया गया है, तो उदासीनता वक्र ऐसा कभी नहीं करती। यह उस स्थिति में आती है जब दोनों वस्तुएं समाप्त होने की, या तो एक वस्तु समाप्त होने की स्थिति में होती है, तो वह उदासीनता वक्र की यह मान्यता है कि वह उपभोक्ता जब दो वस्तुओं का उपभोग करेगा तो उसके मध्य जो उपभोग का समय एक होना चाहिए, यह उदासीनता वक्र किसी अक्ष को स्पर्श नहीं करेगी। अब अगला है बजट समूह या बजट सेट या बजट रेखा। बजट समूह जो होता है यह उन सभी वस्तुओं या बंडलों का समूह होता है। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये परीक्षाओं में पूछा जाता है कि बजट सेट क्या है, बजट समूह क्या है। तो बजट सेट जो होता है उन सभी वस्तुओं का समूह अर्थात बंडलों का संग्रह होता है जो उपभोक्ता के लिए बाजार में उपलब्ध होते हैं और वह उनमें विद्यमान बाजार कीमतों पर अपनी आय से खरीद सकता है। अन्य शब्दों में हम ये कहें कि दो समूहों के उन सभी संयोगों को, दो वस्तुओं के समूहों के उन सभी संयोगों को प्रस्तुत करता है जो उपभोक्ता अपनी आय की दी गई राशि से खरीद सकता है। आइए हम एक उदाहरण से देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कुल 100 रुपये हैं और उस 100 रुपये में से सेव की कीमत है 50 रुपये और आम की कीमत है 10 रुपये। तो हमारे पास ऐसी स्थितियां आएंगी कि या तो हम 2 किलो सेव खरीद लें, या तो 1 किलो सेव 5 किलो आम खरीद लें, या तो 10 किलो आम
और 0 किलो सेव खरीद लें। इस तरह से 3 स्थितियां हमारे पास आती हैं और यही कहलाता है बजट सेट, बजट समूह। यानी उपभोक्ता की मौद्रिक आय, उपलब्ध 2 वस्तुओं की कीमत, एक बजट समूह में उन सभी संयोगों का समावेश कि जो उपभोक्ता आय से कम अथवा आय के बराबर, यानी जो उसकी स्थिति है उसको वो खरीद सकता है। बजट सेट उन सभी बंडलों का कुल कीमत, मान लीजिए हमारे पास 20 रुपए है और 20 रुपए में हम पहली वस्तु की 2 इकाई और दूसरी वस्तु की 0 इकाई, यानी पहली वस्तु की कीमत हो गई 10 रुपये एक वस्तु की, और दूसरी वस्तु की हम बिल्कुल नहीं खरीद पा रहे हैं। दूसरे समूह हमारे पास हो सकता है एक, तो यानी दोनों वस्तुओं की कीमत 10-10 रुपये है। तो हमारे पास जो बंडल समूह बनेंगे वो 3 समूह बनेंगे, 0, 2, 0, 2, 0 और 1, 1, इस तरह के। तो इन तीनों समूहों में से हम कोई भी समूह पर अपना बजट खर्च कर सकते हैं, यही बजट सेट कहलाता है। अब बजट रेखा या कीमत रेखा क्या होती है? जब बजट रेखा या कीमत रेखा बजट समूह का रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण है। बजट रेखा उपभोक्ता की आय एवं संबंधित वस्तुओं की कीमत के संदर्भ में उन सभी संयोगों को प्रदर्शित करता है जिन्हें उपभोक्ता वास्तव में खरीद सकता है। बजट रेखा एक सीधी रेखा होती है। इस रेखा में वे सभी बंडल होते हैं जिनका लागत मौद्रिक आय के बराबर होता है। जैसे कोई X वस्तु की कीमत 4 रुपये है और Y वस्तु की कीमत 2 रुपये प्रति इकाई है, तो उपभोक्ता की आय मान लीजिए 20 रुपये है, तो एक वस्तु की कीमत 4 रुपये, एक की 2 रुपये, तो 4 2 6 रुपये, एक वस्तु खरीदता है। तो वह अधिकतम कितना खरीद सकता है, तो उसका बजट रेखा से जब ऊपर जाएगा तो रेखा अपनी 20 रुपये की स्थिति पर ही वो स्थिर है, तो वह बजट रेखा के अंदर है। लेकिन अगर उससे ऊपर जाता है तो उसका बजट ही अलाउ नहीं करेगा, उसके पास पैसा ही नहीं है, तो वह किसी न किसी वस्तु से, जैसा अभी हमने देखा कि बजट समूह में जैसे इसमें जिस वस्तु की कीमत 4 रुपये है तो वह अधिकतम वह वस्तु 5 नग खरीद सकता है, लेकिन जिस वस्तु की कीमत 2 रुपये है वो वस्तु अधिकतम वो 10 नग खरीद सकता है। तो ये 5 खरीद सकता है और ये तो दोनों का कॉम्बिनेशन जहाँ पर होगा 20 रुपये के अंदर, वही बजट रेखा कहलाती है। जैसा यहाँ पर 10 रुपये पर 5 वस्तुएं मिल रही हैं, इस तरह से दिखाया गया, बस X वस्तु और Y वस्तु। जब उपभोक्ता एक वस्तु इधर खरीदता है तो उधर 8 वस्तुएं खरीद लेता है, क्योंकि 8 दूनी 16 और 4 की इधर हो रही, तो 8 16 4 20। अगर दूसरी वस्तु में दूसरा स्टेप क्या करेगा कि X वस्तु अगर 2 ठो खरीदता है तो 4 दूनी 8 रुपये, तो उधर बचा कितना, 8 दूनी 16। जब एक वस्तु 0 खरीदता है तब वह 10 वस्तु खरीद लेता है जो 2 रुपये वाली है। तो इस तरह से वो प्रदर्शित करता है कि बजट रेखा जो होती है वो
एक सरल रेखा होती है जो इस मान्यता पर आधारित है कि उपभोक्ता ने अपनी पूरी आय बंडलों पर व्यय कर दी है। बजट रेखा की ढाल दोनों वस्तुओं की कीमतों पर निर्भर करती है। बजट रेखा का ढाल को पीएक्स पीवाई के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। यह एक नकारात्मक ढाल वाला वक्र है जिसका तात्पर्य यह है कि एक वस्तु के उपभोग की मात्रा को बढ़ाया जाएगा तो दूसरी वस्तु की उपभोग की मात्रा अपने आप घट जाएगी। उपलब्ध बंडलों का सेट दोनों वस्तुओं की कीमत तथा उपभोक्ता की आय पर निर्भर करता है। वस्तु की कीमत या उपभोक्ता की आय बदलने पर बंडल का सेट भी बदल जाता है, जैसे यहाँ बजट रेखा में दिखाया गया है कि ए वस्तु अगर 0 लेते हैं तो बाई वस्तु हम 10 खरीद सकते क्योंकि इसका मूल्य 2 रुपये है और इसका 4 रुपये है। तो 2 वाली अगर हम खरीदते हैं हमारे पास 20 ही रुपये हैं, इसलिए हम इसको 10 खरीद सकते हैं, तब इसको हमको छोड़ना पड़ेगा, इसको हम नहीं खरीद सकते। ठीक उसी प्रकार जब दूसरी इकाई क्या हो सकती है कि हमारे पास ये 16, तो 8 दूनी 16 रुपये इधर हम खर्च कर सकते हैं, तो एक वस्तु को भी ले सकते हैं, तो 16 4 20 रुपये का हमारा बजट सेट दिखाई देगा, वो इसमें दिखाया गया है। उपभोक्ता का संतुलन। तो उपभोक्ता का संतुलन जो होता है वो अवस्था होती है जो अपनी सीमित आय की सहायता से उपभोग की गई वस्तुएं खरीदकर उनसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करे, वही उपभोक्ता संतुलन की स्थिति होती है। एक उपभोक्ता इस बिंदु पर संतुलन अवस्था में होता है जहां पर उसकी कीमत रेखा को उदासीनता वक्र स्पर्श करती है। किसी वस्तु पर उपभोक्ता की अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होगी क्योंकि वह उदासीनता वक्र की ढाल एवं कीमत रेखा की ढाल एक दूसरे के बराबर होती हैं। उपभोक्ता के संतुलन को ज्ञात करने के लिए 2 बातों का अध्ययन करना होता है। पहला उदासीनता मानचित्र और दूसरा कीमत रेखा। उदासीनता मानचित्र में संतुलन हेतु निम्न 3 शर्तें होती हैं। संतुलन की दशा में उपभोक्ता की उदासीनता वक्र कीमत रेखा को स्पर्श करती है। उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होती है और उदासीनता वक्र की सीमांत प्रतिस्थापन दर कीमत अनुपात के ढाल के बराबर होनी चाहिए। अर्थात हम ये कह सकते हैं इसे गणितीय रूप में MRS XY इक्वल टू PX अपान PY के रूप में हो सकती है। उदासीनता वक्र जो होती है ये असंतुलन या असाम्य की स्थिति में 2 बातों पर निर्भर करती है। जब उदासीनता वक्र की सीमांत प्रतिस्थापन दर कीमत अनुपात से अधिक हो, जो कीमतें होती हैं वो अनुपात दर से अधिक हो, तो उदासीनता वक्र सीमांत प्रतिस्थापन दर के कीमत अनुपात से अधिक होती है। उस स्थिति में वह गिर करके अनुपात के ढाल के बराबर नहीं हो जाती। जब उदासीनता वक्र की सीमांत प्रतिस्थापन दर कीमत अनुपात से कम है, दूसरी स्थिति क्या होती है कि सीमांत जो प्रतिस्थापन दर है वो कीमत अनुपात से क्या हो, कम हो, उस स्थिति में अनुपात के ढाल के बराबर नहीं हो पाती। ऐसी स्थिति में सीमांत उपयोगिता जो है ये हमें ये प्रदर्शित करती है कि उपभोक्ता का संतुलन 2 स्थितियों में निर्मित रहता है, उदासीनता मानचित्र के माध्यम से और कीमत रेखा के माध्यम। अगर कीमत बढ़ेगी तो हमें उपभोक्ता का संतुलन बिगड़ेगा, अगर
उसकी उदासीनता मानचित्र जो है, मैप जो है, वो अगर कीमत रेखा को स्पर्श कर लेता है तो ये समझना चाहिए कि कीमत रेखा जिस प्रकार से यहाँ प्रदर्शित किया गया है कि उपभोक्ता असंतुलन की स्थिति में है। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम इसका अभ्यास करेंगे।